हेलो लर्नर्स, आज हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज रिलेटेड टू इंटरनेशनल बिजनेस एंड जो टॉपिक हमने कवर किया है वो है इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज। तो स्टार्ट करते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन एंड कन्वर्जेंस ऑफ इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल सिस्टम्स अक्रॉस द वर्ल्ड। ये एक प्रोसेस है जिसमें अक्रॉस द वर्ल्ड इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, कल्चरल और पॉलिटिकल सिस्टम्स इंटीग्रेट करते हैं। Westernization, globalization, marketing या none of these, and the correct answer is globalization. Next, trade between two or more than two countries is known as, जब दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड या इन बिजनेस ट्रेड, एंड द करेक्ट आंसर इज इंटरनेशनल ट्रेड. नेक्स्ट, which theory states that the wealth of a nation is measured by the size of its accumulated treasures in terms of gold and silver. कौन सी थ्योरी ये कहती है कि किसी भी नेशन की वेल्थ मेज़र होती है कितना उसने गोल्ड और सिल्वर के फॉर्म में ट्रेजर एक्यूमुलेट करके रखा हुआ है. जितना ज़्यादा गोल्ड एंड सिल्वर उसके पास है उसके बेसिस पे उसकी वेल्थ हम मेज़र करते हैं. कंपैरेटिव एडवांटेज, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, mercantilism theory या absolute advantage theory, and the correct answer is mercantilism theory. Next, who has given theory of absolute advantage? किसने दी थी ये theory? डेविड रिकार्डो, एडम स्मिथ, बर्टल ओलिन या माइकल पोर्टर, and the correct answer is एडम स्मिथ. Next, theory of comparative advantage was given by David Ricardo, Adam Smith, Olin या Michael Porter, and the correct answer is David Ricardo. Next, in which year theory of absolute advantage was published? किस ईयर में थ्योरी आई थी? 1786, 1776, 1784 या 1770, and the correct answer is 1776. Next, which theory says a nation should encourage export and discourage imports in order to accumulate financial wealth? कौन सी थ्योरी ये कहती है कि नेशन को एक्सपोर्ट्स को इनकरेज करना चाहिए और इंपोर्ट्स को डिसकरेज करना चाहिए ताकि फाइनेंशियल वेल्थ को एक्यूमुलेट किया जा सके? एब्सोल्यूट एडवांटेज, कंपैरेटिव एडवांटेज, मर्केंटाइलिज्म थ्योरी या न्यू ट्रेड थ्योरी, एंड द करेक्ट आंसर इज मर्केंटाइलिज्म थ्योरी. नेक्स्ट, which theory says that a country should produce those goods that it can produce more efficiently and buy those which produce less efficiently? कौन सी थ्योरी ये कहती कि कंट्री को वो प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करने चाहिए जो वो ज़्यादा एफिशिएंटली बनाती है और वो प्रोडक्ट इंपोर्ट करने चाहिए जो वो लेस एफिशिएंटली प्रोड्यूस करती है? एब्सोल्यूट एडवांटेज, कंपैरेटिव एडवांटेज, mercantilism theory या new trade theory, and the correct answer is comparative advantage. Next, how absolute advantage theory is defined? Absolute advantage theory क्या कहती है? A nation would produce only those goods that made the best use of its available resources, acquired resources and its climatic advantage. Nation should produce only those goods and export it which is not cost effective. To produce all goods within a country, no trading. To promote the globalization and liberalization, and the correct answer is a nation would produce only those goods that made the best use of its available resources. Absolute advantage theory कहती है कि जिस भी कंट्री को जिस चीज़ में एब्सोल्यूट एडवांटेज प्राप्त है उसे वही प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए और एक्सपोर्ट करने चाहिए. जितना ज़्यादा आप अवेलेबल रिसोर्सेज जो भी हैं, क्लाइमेटिक एडवांटेज अगर आपको किसी प्रोडक्ट में प्राप्त है तो आपको वही गुड्स क्या करने चाहिए? बनाने चाहिए और उसी को हमें एक्सपोर्ट करना चाहिए. कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी यहाँ पे क्या कहती है? यही मेन डिफरेंस होता है एब्सोल्यूट एडवांटेज और कंपैरेटिव एडवांटेज में कि एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी कहती है कि हमें यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए और कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी जो हमारी होती है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे वर्क करती है कि क्या चीज़ हम ज़्यादा एफिशिएंटली बना पा रहे हैं. ये मैटर नहीं करता कि उस कंट्री में एब्सोल्यूट एडवांटेज है किसी चीज़ का या नहीं है. बट एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी क्या कहती है कि जिस चीज़ में एब्सोल्यूट एडवांटेज आपकी कंट्री को जिस चीज़ का एडवांटेज प्राप्त है
चाहे वो क्लाइमेटिक कंडीशंस हो, चाहे नेचुरल अवेलेबल रिसोर्सेज आपके यहाँ ज़्यादा हो, या आपने एक्वायर्ड लाइक टेक्नोलॉजी एक्वायर्ड रिसोर्सेज होती है एक, तो ये आपकी अगर अच्छी है तो आपको इन प्रोडक्ट्स में डील करना चाहिए. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच बुक ऑफ एडम स्मिथ थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज वाज पब्लिश्ड? किस में ये पब्लिश हुई थी, किस बुक में? वेल्थ ऑफ नेशन, थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स, ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, या हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट? एंड द करेक्ट आंसर इज वेल्थ ऑफ नेशंस. वेल्थ ऑफ नेशंस में एडम स्मिथ ने एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी पब्लिश की थी. नेक्स्ट, which theory states that a nation should export product that requires intensive use of country's abundant and cheap factor of production and import products that requires intensive use of country's scarce factor? कौन सी थ्योरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे वर्क करती है? ये थ्योरी ये कहती है कि जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में आपकी कंट्री रिच हो, आपको उस प्रोडक्ट को ज़्यादा बनाना चाहिए, चीप पड़ेंगे आपको, और उसे एक्सपोर्ट करना चाहिए. और जिन प्रोडक्ट्स को बनाने में कंट्री के स्केयर रिसोर्सेज यूज़ होते हो, उन्हें हमें इंपोर्ट करना चाहिए. कंपैरेटिव एडवांटेज, फैक्टर एंडोयमेंट थ्योरी, न्यू ट्रेड थ्योरी, या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्योरी? एंड द करेक्ट आंसर इज फैक्टर एंडोयमेंट थ्योरी. फैक्टर एंडोयमेंट थ्योरी को हम हेक्सर-ओलिन थ्योरी या हेक्सर-ओलिन मॉडल के नाम से भी जानते हैं. ये थ्योरी कहती है कि जिस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में, लैंड, लेबर, कैपिटल, जिसमें भी आपकी कंट्री रिच है, उस पर्टिकुलर चीज़ में, उस पर्टिकुलर फैक्टर प्रोडक्शन के प्रोडक्ट्स को बना के एक्सपोर्ट करना चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है, आपको मैन पावर ईजिली अवेलेबल हो जाएगी. तो इंडिया को ऐसे प्रोडक्ट्स में डील करना चाहिए जहाँ पे लेबर्स ईजिली यूज़ हो जाए, आपके लिए चीप पड़ेगा. अदर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें अमेरिका, तो अमेरिका क्या है, एक कैपिटल रिच कंट्री है, तो उन्हें उन प्रोडक्ट्स में डील करना चाहिए जिसमें कैपिटल ज़्यादा यूज़ होती है. तो हेक्सर-ओलिन थ्योरी या फैक्टर एंडोयमेंट थ्योरी कहती है कि जिस कंट्री के पास जो चीज़ रिच हो, लेबर, कैपिटल, जिस भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में आप रिच हैं, आपको वही प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए, वो एक्सपोर्ट करने चाहिए, और जो आपके रिसोर्सेज स्केयर्स हैं वो आपको इम्पोर्ट करने चाहिए. Next is, theory of comparative advantage was published in which book? ये थ्योरी किस बुक में पब्लिश हुई थी? वेल्थ ऑफ नेशन, थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, या हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट? एंड द करेक्ट आंसर इज प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ द ट्रेड बिटवीन कंट्रीज शुड हैपन. एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग जो ट्रेड होता है वो कब होना चाहिए कंट्रीज़ के बीच में? अंडर स्केयर रिसोर्सेज, अकॉर्डिंग टू मार्केट फोर्सेज, यूजिंग डिमांड कंडीशंस, या व्हेन अ कंट्री हैज़ एन एब्सोल्यूट एडवांटेज. तो एडम स्मिथ ने आपकी एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी दी थी. तो इनके अकॉर्डिंग किसी भी कंट्री के बीच में ट्रेड कब होना चाहिए? जब एक कंट्री को किसी भी चीज़ में एब्सोल्यूट एडवांटेज हो. तो इसका करेक्ट आंसर हुआ डी. नेक्स्ट, फैक्टर एंडोयमेंट थ्योरी वॉज गिवन बाई. फैक्टर एंडोयमेंट थ्योरी किसने दी थी? डेविड रिकार्डो, हेक्सर-ओलिन, एडम स्मिथ, या माइकल पोर्टर? एंड द करेक्ट आंसर इज हेक्सर-ओलिन. नेक्स्ट, हेक्सर-ओलिन मॉडल इज ऑल्सो नोन एज, हेक्सर-ओलिन मॉडल को हम क्या बोलते हैं? 2x3x2 मॉडल, 2x2x2 मॉडल, 3x3x3 मॉडल, या 3x2x2 मॉडल? एंड द करेक्ट आंसर इज 2x2x2 मॉडल. यहाँ पे 2x2x2 क्या सिग्निफाई कर रहा है? 2 कंट्रीज, 2 कमोडिटीज एंड 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. इसीलिए हम इसमें हेक्सर-ओलिन थ्योरी कहती है ना, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे वर्क करना चाहिए. जिसमें भी आप रिच हो तो यहाँ पे 2 कंट्रीज होती हैं, 2 कमोडिटीज़ होती हैं, 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लिया जाता है, इसीलिए इसको 2x2x2 मॉडल कहा जाता है. नेक्स्ट, द थ्योरी ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑफ नेशंस वाज गिवन बाय. कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑफ नेशन थ्योरी किसने दी थी? एडम स्मिथ, हेक्सर, रिकार्डो, या माइकल पोर्टर? एंड द करेक्ट आंसर इज माइकल पोर्टर. माइकल पोर्टर ने बोला था कि अगर किसी कंट्री के पास में रिसोर्सेज कम है या एफिशिएंसी कम है, उसके बाद भी वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर सकती है. इसी के लिए उन्होंने अपना पोर्टर्स का डायमंड मॉडल दिया था
जो आपका इस बुक में पब्लिश्ड है, थ्योरी ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑफ नेशंस में। नेक्स्ट, यूज द इंफॉर्मेशन इन द टेबल बिलो टू आंसर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, फिगर दिया हुआ है आपको, 2 कंट्रीज है, इंग्लैंड एंड इंडिया, 2 प्रोडक्ट है, क्लॉथ एंड वाइन। पर आवर का यहाँ पे डेटा दिया हुआ है कि इंग्लैंड 10 यूनिट क्लॉथ बना रहा है तो इंडिया 20 1 आवर में, एंड वाइन 12 बॉटल बन रही है, यहाँ पे 15 बॉटल। अब ये पूछ रहे हैं कि इस नंबर्स के अकॉर्डिंग, इस न्यूमेरिकल वैल्यू के अकॉर्डिंग, अगर हम कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी की बात कर रहे हैं, कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी जो डेविड रिकार्डो ने दी थी, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे वर्क करती है, तो उस थ्योरी के अकॉर्डिंग इसमें से क्या होना चाहिए? इंग्लैंड शुड एक्सपोर्ट वाइन टू इंडिया, इंडिया शुड इम्पोर्ट क्लॉथ फ्रॉम इंग्लैंड, इंडिया शुड एक्सपोर्ट बोथ क्लॉथ एंड वाइन, या नन ऑफ दीज। एंड द करेक्ट आंसर इज इंग्लैंड शुड एक्सपोर्ट वाइन टू इंडिया। क्यों? क्योंकि कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी कहती है कि हमें वो प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए जिसमें हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम हो। कैसे? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? जो आप चूज़ नहीं कर रहे हैं उसकी जो आप वैल्यू दे रहे हैं। तो अगर हम इंग्लैंड की बात करते हैं, तो अगर इंग्लैंड 1 यूनिट क्लॉथ की बनाता है, तो अगर अब वो क्लॉथ बनाता है तो उसे क्या छोड़ना पड़ रहा है? 1.2 यूनिट ऑफ वाइन। और अगर वो 1 यूनिट वाइन की बनाता है तो क्या छोड़ना पड़ रहा है? 0.833 क्लॉथ। वहीं इंडिया की अगर हम बात करें तो 1 यूनिट क्लॉथ बनाने के लिए 0.75 वाइन छोड़नी पड़ी है, और वाइन बनाने के लिए 1.333 क्लॉथ छोड़ना पड़ रहा है। तो अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंपेयर करें हम यहाँ पे, तो इंग्लैंड अगर वाइन बनाता है तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है क्योंकि वो कम यूनिट क्लॉथ की छोड़ रहा है, और इंडिया अगर क्लॉथ बनाती है तो उसे कम यूनिट वाइन की छोड़नी पड़ रही है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम हो रही है क्लॉथ बनाने में। तो इसका आंसर क्या हुआ कि इंग्लैंड को वाइन बनाना चाहिए और इंडिया को क्लॉथ बनाना चाहिए। तो इसका आंसर होगा कि इंग्लैंड वाइन बना के इंडिया को एक्सपोर्ट करे। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू दिस टेबल, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 1 बल्ब इन इंडिया, आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालनी है, 1 बल्ब की क्या होगी इंडिया में। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में कैलकुलेट की, वैसे आपको कैलकुलेट करनी है 1 बल्ब की कीमत। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब, अगर हम 1 बल्ब बना रहे हैं मतलब हम स्टील नहीं बना रहे हैं, तो कैसे होगा? इसका आंसर है 1 टन ऑफ स्टील। और कैसे होगा कि अगर आप एक बल्ब बनाते तो आप स्टील छोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे बल्ब की वैल्यू 30, स्टील की बाई 30, तो यहाँ पे कितना है? 1 टन स्टील। तो इसका मतलब अगर इंडिया 1 बल्ब बनाता है तो वो क्या नहीं बना पाएगा? 1 टन ऑफ स्टील। नेक्स्ट, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 1 बल्ब इन यूएसए। अब अगर हम 1 बल्ब की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालें यूएसए में, तो वैसे ही करेंगे जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है। एंड द करेक्ट आंसर इज 1.5 टन ऑफ स्टील। एंड हाउ? वो इसका ऐसे आएगा, 1 बल्ब अगर यूएसए बनाता है इट मीन्स वो स्टील नहीं बनाएगा, तो 60/40, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? 1.5 टन ऑफ स्टील। अगर यूएसए 1 बल्ब बना रहा है तो इट मीन्स 1.5 टन ऑफ स्टील वो नहीं बना पाएगा। नेक्स्ट, इन विच ईयर थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज वॉज पब्लिश्ड? किस ईयर में ये थ्योरी पब्लिश हुई थी? 1798, 1815, 1817 या 1800? एंड द करेक्ट आंसर इज 1817। नेक्स्ट, इन हेक्सा-रोलिन 2 फैक्टर 2 कमोडिटी मॉडल 2 कंट्रीज डिफर इन। हेक्सा-रोलिन की जो हमने थ्योरी पढ़ी तो उसमें 2 फैक्टर होते हैं, 2 कमोडिटी, 2 कंट्री किस में डिफर करती हैं? क्लाइमेटिक कंडीशंस, डिमांड एंड सप्लाई कंडीशंस, relative availabilities of factor of production या financial wealth। and the correct answer is relative availabilities of factor of production, क्योंकि जो हेक्सा-रोलिन थ्योरी वो आपका बेस्ड ही है पूरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे। नेक्स्ट, यूज द फॉलोइंग टेबल। इंडिया हैज़ एन एब्सोल्यूट एडवांटेज इन। अभी जो हमने क्वेश्चंस पीछे देखे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे, वो कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी पे बेस्ड थे। ये एब्सोल्यूट एडवांटेज आपसे पूछ रहा है कि फिगर के अकॉर्डिंग 2 कंट्री इंग्लैंड और इंडिया क्लॉथ एंड वाइन बना रही है, इंडिया की एब्सोल्यूट एडवांटेज किस में होगी? तो पर आवर का अगर हम फिगर देखें तो इंडिया
क्लॉथ बनाती है पर आवर में 15 और वाइन बनाती है 8। तो इंडिया को कहीं ना कहीं एब्सोल्यूट एडवांटेज है क्लॉथ को बनाने में, क्योंकि वो 1 घंटे में क्लॉथ का प्रोडक्शन ज़्यादा कर पा रही है। तो इंडिया हैज़ एन एब्सोल्यूट एडवांटेज इन प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ। नेक्स्ट, इंग्लैंड हैज़ एन एब्सोल्यूट एडवांटेज इन, इंग्लैंड का एब्सोल्यूट एडवांटेज किस में है? तो फिगर के अकॉर्डिंग क्या है, क्लॉथ बना रहा है 5 एंड वाइन बना रहा है 10। तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड को वाइन को बनाने में ज़्यादा एब्सोल्यूट एडवांटेज है, क्योंकि 1 पर आवर में 1 घंटे में वो वाइन ज़्यादा बना पा रहा है। तो इंग्लैंड हैज़ एन एब्सोल्यूट एडवांटेज इन प्रोडक्शन ऑफ वाइन। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, अब एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? तो एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी क्या कहती थी एडम स्मिथ की, कि जिस कंट्री को जिसमें एब्सोल्यूट एडवांटेज है उसे वो बना के एक्सपोर्ट करना चाहिए और जिसमें नहीं है वो इम्पोर्ट करना चाहिए। तो हमें ये तो पता चल गया कि इंग्लैंड को वाइन बनाने में एब्सोल्यूट एडवांटेज और इंडिया को क्लॉथ। तो अब इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? इंग्लैंड वुड एक्सपोर्ट क्लॉथ टू इंडिया, India should import wine from England, England should import wine from India, none of these, and the correct answer is India should import wine from England। क्यों? क्योंकि इंडिया क्लॉथ ज़्यादा बना रही है, तो इंडिया को क्लॉथ बना के एक्सपोर्ट करना चाहिए। वाइन हम कम बना पा रहे हैं, तो वाइन हमें इम्पोर्ट करनी चाहिए। नेक्स्ट, the empirical test carried on Haxor-Ohlin model is known as, हैक्सर-ओलिन की जो थ्योरी है या जो मॉडल है, इस पे स्टडी हुई थी, टेस्ट हुआ था, उस टेस्ट को क्या बोलते हैं? पैराडिम शिफ्ट, मनी इल्यूजन इफेक्ट, लियोनटिफ पैराडॉक्स, एंड नन ऑफ दीज, एंड द करेक्ट आंसर इज लियोनटिफ पैराडॉक्स। नेक्स्ट, हु कैरीड आउट एन एम्पेरिकल टेस्ट ऑफ द हैक्सर-ओलिन मॉडल, हैक्सर-ओलिन मॉडल पे कौन जो स्टडी हुई थी, जो टेस्ट हुआ था, वो किसने किया था? डेविड रिकार्डो, वैसिली लियोनटिफ, बोरिस स्वर्लिंग, एंड नन ऑफ दीज, and the correct answer is Vasily Leontief। and the last question is Leontief paradox stated that, क्या कहता है Leontief paradox? USA exports were labor intensive and imports were capital intensive, USA export and import both were labor intensive, USA import and export both were capital intensive, USA export capital intensive and import labor intensive, and the correct answer is USA exports were labor intensive and imports were capital intensive। लियोनटिफ पैराडॉक्स है क्या? हैक्सर-ओलिन की जो थ्योरी थी वो ये कहती थी कि जो कंट्री जिस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में रिच है उसे वो प्रोडक्ट्स बना के एक्सपोर्ट करने चाहिए। तो यूएसए जो है एक कैपिटल इंटेंसिव कंट्री है, तो उसे वो प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए जो कैपिटल रिच होते हैं, जिसमें कैपिटल पूंजी ज़्यादा लगती है। ये हैक्सर-ओलिन की थ्योरी कहती है। इस थ्योरी पे जो टेस्ट किया था वैसिली लियोनटिफ में, उस टेस्ट को बोलते हैं लियोनटिफ पैराडॉक्स। तो जब इन्होंने रिसर्च किया, इस थ्योरी को टेस्ट किया, स्टडी किया, तो इन्होंने ये पाया कि नहीं, ये कॉन्ट्रेडिक्टरी था, कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट आया कि लियोनटिफ पैराडॉक्स की जो स्टडी थी वो ये कहती थी कि यूएसए लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर रहा है और कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट कर रहा है। तो हैक्सर-ओलिन थ्योरी के जस्ट अपोजिट, जब उन्होंने टेस्ट किया तो जस्ट अपोजिट रिजल्ट निकल के आए थे कि हैक्सर-ओलिन ने कहा कैपिटल इंटेंसिव एक्सपोर्ट करना चाहिए, बट यहाँ पे यूएसए क्या कर रहा था? लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट कर रहा था और कैपिटल इंटेंसिव इंपोर्ट कर रहा था। तो इंटरनेशनल थ्योरीज पे इतने एमसीक्यूज हमने डिस्कस करे। फॉर मोर वीडियोज कीप वॉचिंग। थैंक यू।